लुक ओवर हियर। चलो अंकित अच्छे से नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है, इस क्लास की। ठीक है सर। तो भाई साहब अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा है नॉर्मल वे में पढ़ाई किया है, ठीक है। 10th तक जितनी सारी क्लासेस तुम्हारी हुई हैं, ओके, तो वो अ, हाँ, वो नॉर्मल वे में हुई है, ठीक है ना। बट क्या होता है कि जो हमारे पास 12th की जो क्लासेस होती हैं, 11th और 12th की, उसके लिए थोड़ी सी अलग सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वाला स्ट्रक्चर चाहिए होता है। टुडे इज 27, ठीक है। चलो तो हम नोटिस करते हैं हमें करना क्या है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो लेक्चर होगा, जो कुछ लेक्चर्स हो गए 3 to 4 लेक्चर्स, वो मैंने बोला था मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर। आई टोल्ड ना, लाइक लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स, बट व्हाटएवर मैथमेटिक्स विल बी इन्वॉल्वड इन द फिजिक्स वी आर गोइंग टू डील विद दैट, ओके। नाउ लुक ओवर हियर। सो फर्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, ठीक। लेकिन पहले डिफरेंशिएशन पे जाने से पहले, okay, guys, look over here. First, before going to differentiation, we need to study about one of the most important thing are that are called as graph. Okay, so what we actually need to study, we are required to study. अहमद, कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। So look over here. What we need to study, we are required to study the most important discussion, and that is regarding the graphs. So try to see this. What are graphs? So जब हम plotting करते हैं, plotting of xy coordinates are called as, with respect to coordinates with respect to some basic physical quantities, then they are termed as graphs in physics. Okay, so look over here. समझना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर मान लो कोई भी नेचर में अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे मान लो तुमने सेलेक्ट किया कि भैया अगर तुम्हारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और वाई को क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। लाइक if a particular graph the coordinates are representing some kind of, like one coordinate another coordinate, then they are called as graphs of physical quantity. इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, graphs of or graphs or trajectory of physical quantities. आई बात समझ में? It is clear or not? Tell me yes or no, guys. सर। Okay, so whenever I will ask like whether you are able to understand it or not, यस सर। अहमद क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना तरुण? ओके, एकदम बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने तुमने अभी अभी तक तुम लोगों ने क्या बनाया था, कुछ ना कुछ ग्राफ्स बनाए ही होगा नेचर में, कुछ ना कुछ, लाइक एक्स वाई कोऑर्डिनेट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला वो जो ग्राफ सब था, वो सब क्या ही होगा, ठीक है। तो वो सारे ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम फिजिक्स में उसी ग्राफ को लेकर आ जाएंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। नाउ अब समझो, चलो अच्छे से समझो। मान लेते हैं अ पार्टिकल इज देयर, ठीक, अ पार्टिकल इज देयर, मैंने क्या बोला, एक पार्टिकल है भाई साहब। अब वही पार्टिकल केस में क्या कर रहा है, स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है, इज देयर, लेट मी जस्ट इरेज दिस, a particle is there, case one is it is traveling on a straight road, okay, Yuvraj, okay or not, tell me. ओके Second, सर। it is traveling on a circular running track, okay.
सो लुक ओवर हियर, मान लेते हैं भाई साहब, मैंने सोचा, अच्छा देखना समझना अच्छे से, क्या बोल रहा हूँ कि भैया अपने पास हितेश है, एंड देन देयर इज तरुण. So both are like they kept one watch over here. Okay, what they are doing is Hitesh ने सोचा let us run on a straight road, and he is clever enough. Okay, so he told Tarun, oh Tarun, you just run on a circular track. So look over here. If I am going to tell something, if I am going to tell something, so like what I can write? It will like particle A which is traveling on a straight road will always travel straight or not? It is always going to travel straight, but the particle who is going to run on circular Yes, sir. track will repeat its position or not? Tell me yes or no. Will Yes, repeat, sir. yes or no? Tell me. Will repeat its position now? Now look over here. These are Yes, two sir. different cases. These are totally two different cases. Now how to understand? मैंने तुम्हें अगर बोल दिया कि तुम इसको ग्राफिकल वे में समझाने का मेरे को कोशिश करो, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, समझना अच्छे से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना युवराज, ध्यान देके, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने तुमसे बोला Yes, sir. ग्राफ बनाने को, तो जो पार्टिकल स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल करेगा, उसका अगर हम पोजीशन और टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, बताना सही से, यस और नो. लीनियर कर्व आएगा ना, क्यों भाई, Yes, ध्यान sir. से समझना, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस को अगर हम लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, भैया वो लीनियर ग्राफ आएगा, ठीक है ना. इतना इतना बात क्लियर, यस और नो, टेल मी गाइस. हितेश क्लियर? Yes, sir. अंकित, युवराज क्लियर? Yes, sir. तरुण, Yes, sir. तरुण इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अहमद क्लियर? Yes, sir. ओके, मैं इस पे आऊंगा कैसे होता है. नाउ ट्राई टू सी, अगर मैं यही तुमसे बोलता हूँ सर्कुलर ट्रैक पे जो रन कर रहा है उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो उसका ग्राफ ऑलवेज एक सर्कुलर ट्रैक होगा कि नहीं होगा, बताना तो, यस और नो, टेल मी. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर उस Yes, sir. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ड्रॉ करूंगा तो कैसा होगा, सर्कुलर आएगा, यस और नो, टेल मी, है कि नहीं. तो इस बात को देखो, ये दोनों चीजें सेम चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट लाइक दोनों केस में ऑब्जेक्ट सेम चीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही ट्रैवल कर रहा है, बट एक में डिस्प्लेसमेंट एक अलग वे में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक में डिस्प्लेसमेंट एक अनदर वे में ड्रॉ कर रहा हूँ. और अगर मैं तुमसे एक चीज पूछ दूं कि भैया क्या इन दोनों में हम रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं दोनों ग्राफ्स में, तो यस, इन दोनों ग्राफ में एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है. और इन्हीं दोनों ग्राफ को मान के इसी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके हम फिजिक्स में लाते हैं सबसे बड़ा टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या लेकर आते हैं भाई साहब, कोऑर्डिनेट सिस्टम. मतलब अगर हमें पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट मींस इफ द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग with respect to time, I can represent in two ways. One is called as Cartesian coordinate system or rectangular. Another one is called as polar coordinate system, guys. What it is called as, polar coordinate system. Now what will happen in what is the difference between Cartesian coordinate system and polar coordinate system? So look over here, in Cartesian the main dependency is going to be on x comma y coordinates or z coordinate. आई बात समझ में? Do not write z because we are going to mainly consider 2D right now. 3D will go later. Okay, when it will come to main chapters, then we will go. So dependency किस पे रहेगी भाई साहब, तो सबसे पहले x y coordinates पे रहेगी. युवराज क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा डिफरेंट वे में करा रहा हूँ, ठीक है. तरुण, अहमद समझ में आ रहा है, अंकित, हितेश. तो देखो तुमने क्या किया था, Yes, sir. अभी तक एबीसीडी पढ़ा था, अब तुम पढ़ रहे हो एबीसीडी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. Yes, मतलब sir. थोड़ा सा तुम लोगों ने एकदम से एकदम बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर सीखा था, लेकिन अभी हम उन्हीं चीजों को चेंज करेंगे, समझना. तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट अच्छा लगेगा, मतलब वो थोड़ा डेवलप्ड वे में अच्छा काम करेगा.
सो लुक ओवर हियर, मैं क्या बोला कि अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, कहीं भी चल रहा है, तो हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, उसमें एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में जो भी रिप्रेजेंटेशन की जाती है वो आर और थीटा के टर्म्स में की जाती है। क्या इसके टर्म्स में? आर और थीटा के टर्म्स में। नाउ लुक ओवर हियर, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे समझो, देखो, अगर मैं पार्टिकल का कुछ भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, लेट्स सपोज डिस्टेंस ही, या फिर रेस्ट कंडीशन, कुछ भी यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो ग्रोइंग स्ट्रेट लाइन होगा। यस और नो, टेल मी, इसमें कैसा ग्राफ होगा? इसमें नॉन स्टॉपिंग ग्राफ। What kind of graph I will get? I will get a non-stopping graph or not? Tell me yes or no. But if I consider the similar case in this particular thing, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं, तो नोटिस करना, इस पॉइंट का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, उसके साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है कि दिस पॉइंट इज लाइंग एट सम काइंड ऑफ रेडियस आर फ्रॉम द ओरिजिन। यस और नो, टेल मी। इस पर्टिकुलर कर्व में इस Yes, sir. पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जो वाई है, वो रेडियस आर पे लोकेटेड है कि नहीं? पहले ये बताओ। Yes, sir. यस ना? दूसरी बात क्या है, Yes, इट इज ऑल्सो लोकेटेड एट सम काइंड ऑफ एंगल थीटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम एक्सिस और नॉट? टेल मी अहमद, समझ में आ रही है क्या अहमद? yes, sir. कंफर्म ना? Yes, एकदम sir. हर पॉइंट क्लियर है अभी तक? ओके हाँ सर। ओके, सो समझो, मैंने क्या बोला कि सबसे पहली बात कि भैया जो पार्टिकल है, अगर इसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉन स्टॉपिंग ग्राफ होगा। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, वहां पे नोटिस करना, अगर ये एक्स वाई चेंज भी हो रहा है, तो देखो यहाँ पे आर चेंज नहीं होगा, रेडियस ऑफ द पार्टिकल चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पकड़ के, मतलब हम इस पार्टिकल को इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग एज एक्स वाई, हम क्या करेंगे? आर और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? तो यही मेन डिफरेंस है, समझो। मतलब मैं हूं, अब मैं किसी इस रूम में थोड़ा सा एक कॉर्नर से डिस्टेंस पर हूं कि नहीं, तो तुम मेरे को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? मेरे को बोलोगे कि सर आप उस कॉर्नर से एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हो। लेकिन तुम ये भी बोल सकते हो कि सर आप उस कॉर्नर से आर थीटा कोऑर्डिनेट पे हो, और जब मैं आर थीटा को बोल दिया, तब मतलब सर कैसे ट्रैवल करेंगे? सर्कुलर वे में ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर तुमने बोल दिया कि सर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हो, तब मैं कैसे ट्रैवल करूंगा? मैं स्ट्रेट वे में ट्रैवल करूंगा। तो ये मेजर डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन होगा या सर्कुलर कहीं भी कुछ भी आएगा, तुम कौन सा कोऑर्डिनेट इजी वे में इस्तेमाल करोगे? आर एंड थीटा यूज करोगे। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट पाथ है या नॉर्मल पाथ है, तुम कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करोगे? एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूज करोगे। क्लियर है सबके लिए? पहले बताओ मेरे को, अच्छे से समझ में आया? हेलो तरुण, ओके? Yes, sir. अंकित, Yes, sir. अंकित Sir. ओके? Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके, युवराज कंफर्म हो गया ना? हेलो, Yes, sir. Okay. ओके, चलो। सो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ना लोगों को, यार। तो अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट गाइस बात करूंगा, तो देखो, कोई भी पार्टिकुलर, कोई भी तुम, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विल बी Yes, sir. रिप्रेजेंट, समझ में आ गया। हाँ, will be represented in terms of xy coordinates। ठीक है, हम क्या करेंगे? जितने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, जितने सारे क्वांटिटीज होंगे, उनको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसमें क्या करेंगे? और जितने सारे क्वांटिटीज होंगी, उनको आर एंड थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम आर एंड थीटा बोल दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? जो भी पार्टिकल है, लेट्स सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट की जो पोजीशन है, वो आर एंड थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट। ठीक, नाउ ट्राई टू सी दिस, still it is not over। जब मैं पार्टिकल का बात कर रहा हूं, दैट दिस पार्टिकल इज लोकेटेड एट एक्स कॉमा वाई। चलो, मतलब समझो अच्छे से, अगर मान लो ये पूरा पार्टिकल ये सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहा है, देखो नोटिस करना, ये पूरा सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहा है, ठीक है? तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट चारों तरफ चेंज होते रहेगा, ठीक? लेकिन क्या चेंज नहीं होगा भैया? तो ये जो रेडियल, ये जो डिस्टेंस है, रेडियस है जो पार्टिकल का, वो चेंज नहीं होगा। एंड
ये एंगल थीटा बस चेंज होगा, ठीक है। तो अब ट्राई करो नोटिस करना कि मैं इधर एक हाइपोटेन्यूज इधर क्रिएट परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, यस और नो टेल मी। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर ये हो गया बेस। अब तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता है तो तुम्हें मालूम है ना साइन थीटा हम अप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है भाई साहब, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यस और नो टेल मी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ लुक ओवर हियर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है तुम्हारे पास r, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई साहब, r sin थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताना जरा, यस और नो, यस और नो। एंड बेस को क्या लिख सकता हूँ, r cos थीटा, ये लिख सकता हूँ। यस सर, यस सर, इतना दूर क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले इतना बताओ, यस यस सर, ओके। यस सर, तरुण, अंकित, अहमद, क्लियर इतना दूर, ठीक। यस सर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो लेंथ है, ये जो परपेंडिकुलर है वो कितने के बराबर है, r sin थीटा के बराबर है। और ये जो लेंथ है, ये जो बेस लेंथ है वो कितने के बराबर है, r cos थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो पार्टिकल का अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, x को लिख सकता हूँ ना r cos थीटा, एंड y को क्या लिख सकता हूँ, r sin थीटा। अब समझो तुम हुआ क्या, देखो अगर तुम्हारे पास कोई पार्टिकल है तो तुमने उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट किया, अब दोनों क्वांटिटीज चेंज होती हैं, ठीक है, तो रिलेशन फाइंड करना बहुत हार्ड हो जाएगा सर्कुलर मोशन में, ठीक। तो तुमने क्या किया भाई साहब, एक फिक्स्ड क्वांटिटी रख दिया और वेरी क्या करवाया, सिर्फ एक पर्टिकुलर थीटा वेरी करवाया, तो तुम्हें क्या मिल गया, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ मिल गए कि नहीं मिल गए पार्टिकल्स के। सो समझो हमारे पास दो वेरिएबल क्वांटिटीज थी, मैंने दो वेरिएबल क्वांटिटी से क्या किया, एक सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल क्वांटिटी में रिड्यूस कर दिया। तो दिस रिडक्शन ऑफ वन टू वेरिएबल क्वांटिटीज टू वन वेरिएबल क्वांटिटीज इज गोइंग टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स इन गुड वे। आर एबल टू गेट मी और नॉट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। कौन सा, देखो तुम अगर तुमसे पूछा जाए F इक्वल टू m है, रिलेशन है कि नहीं है। अब तुम्हारे पास मास भी वैरी कर रही हो और एक्सेलरेशन भी वैरी कर रही हो, तो क्या फाइंड करना फोर्स इजी है क्या, नहीं ना, इजी नहीं है, इट्स रियली डिफिकल्ट, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ मास कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन वैरी कर रहा हो, तो तुम डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन के लिए फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इजी रहेगा ना। तो मतलब हुआ क्या, जैसे ही अगर मेरा वेरिएबल कम हो जाता है तो मेरे लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी करने के लिए हम ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। दो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तुम्हारे पास, द कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें दोनों क्वांटिटीज क्या होती हैं, वैरी कर रही होती है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में r कांस्टेंट हो जाता है और थीटा सिमिलर हो जाता है, ठीक है ना, थीटा वैरी कर रहा होता है। नाउ रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो अगर मान लो x को रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ r थीटा तो x विल बी इक्वल टू r cos थीटा, y को रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ थीटा तो y विल बी इक्वल टू r sin थीटा, वेयर थीटा मेक्स एंगल विथ x एक्सिस। क्लियर और नॉट क्लियर, बताओ इतना दूर एकदम से क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसको कोई यस डाउट सर, है नाउ, यस सर, एकदम क्लियर है, हितेश, हितेश क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ओके। यस सर, यस सर, तरुण क्लियर, यस सर, अहमद क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यस सर, हो गया। बस यही मुझे चाहिए, पता है ये इतना लास्ट में करवाया जाता है ना, तुम्हें मालूम भी नहीं चल पाएगा कि इसको पहले पढ़ना है। मतलब सबको सारे टीचर्स इसको लास्ट में कराते हैं, नॉर्मल टीचर्स, बट जब तुम जाओगे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में तो वो तुम्हें क्या करेंगे, जैसे एलिन वगैरह में अच्छे में जाओगे तो एलिन में ये सब पहले करवा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। नाउ लोगों पर यार, अब मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स पहले सिखाऊंगा, उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन पे लेके जाऊंगा, बताऊं क्यों डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ग्राफ हम कंसिडर करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, हितेश का थर्ड टाइम रिवीजन है, ओके। स्ट्रेट लाइन, अंकित तुम इस ग्राफ वाले सेशन में थे कि नहीं क्लास में, नहीं सर, नहीं सर, ओके कोई बात नहीं, तो इसमें अभी कवर हो जाएगा, ठीक है। हितेश सॉरी यार, तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है, थर्ड टाइम रिवीजन है तुम्हारा, नो प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम मिल रहा ना हितेश, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, ओके ओके, सो लुक ओवर हियर, अच्छा सर, स्ट्रेट लाइन,
अच्छा, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ कैसी होती है, इक्वेशन क्या होता है, तो मैं पहले बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो ऐसा क्या लिखा गया है? युवराज माइक ऑफ करना। ओके, समझो, देखो क्या लिखा गया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें जब बोलता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन की एक ग्राफ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान लेते हैं एक सुंदर कन्या है भाई साहब। ठीक, तो अपन है, ओके, सो लेट अस टेक y इज इक्वल, पहले इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, और तुम्हें इस चीज को प्लॉट करना है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बनाओगे, यस और नो, प्लॉटिंग वाला केस अपनाओगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला x, y। अब तुम क्या करते जाओगे भाई साहब, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करोगे। सो लेट सपोज x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, यस और नो। x की वैल्यू अगर मैंने -1 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, -1 आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर मान लो y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ओके, डू नॉट टेक दिस वैल्यू। अगर मान लो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। करेक्ट है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लो x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस। इतने में ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इतना तो क्लियर है एकदम से? मैंने क्या किया, मैं बोला कि भैया स्ट्रेट लाइन जो है ना, कोई भी एक, अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर तुम लेते हो, तो उसका एक कर्व कैसा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये है वो क्या रहा है, मतलब ये m क्या है, ये c क्या है, ये समझने की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ट्राई करो, जैसे मैंने एक इक्वेशन ले लिया y इक्वल टू 2 + 1, इसमें मैंने m की वैल्यू क्या रख दी हुई है, 2 रख दी हुई है, c की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 1 रखी हुई है। जब मैं इसका बॉक्स बनाता हूँ, मतलब प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ रेक्टेंगुलर सिस्टम पे, तो मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पकड़ता हूँ और उसके लिए y की वैल्यूज कैलकुलेट करता हूँ। ठीक, अब मैं इसको ट्राई करूंगा प्लॉट करने के लिए। देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। y की वैल्यू 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट, एक वैल्यू 5 आ रहा है, -1 -2। ओके, सो नाउ लुक ओवर हियर, x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, 1 आई। मेरे साथ अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? जब तुम्हारे पास x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू कितनी है, -1 ही है। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, यस और नो? जब x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 5 के आसपास आ जा रही है। 5 x 2 y इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे करीब आएगा। जब x इक्वल टू -2 है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, डिड वन मिस्टेक। ए, तुम लोग भी नहीं देख रहे हो क्या? कोऑर्डिनेट चेंज हो गया सर। क्या क्या? सर माइनस और प्लस साइन चेंज हो गया हाँ, सर। तो उधर x माइनस। -1 ना, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये -1 -2 -3। सो जब व्हेन x इज -1, y की वैल्यू कितनी है, -1 के बराबर है। जब -2 है तो -5 जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है। अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो तो नोटिस करो। हाँ सर। मिल गया ना? सो पॉइंट क्या है, देखो, हमारे पास जितने सारे कर्व्स हैं, इफ यू ड्रॉ, मैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, इफ यू ड्रॉ एनी कर्व in xy plane, it will have a formula embedded with it, a formula for that for that curve involving x and y axis। क्या मैं लिखा, कि अगर तुम कोई भी एक कर्व ड्रॉ करोगे यहाँ पे, भैया इस कर्व का कोई ना कोई एक फॉर्मूला होगा तुम्हारे पास। क्या होगा, जैसे मान लो इस तरह का एक कर्व ड्रॉ कर दिया, तो इस कर्व का एक फॉर्मूला होगा तुम्हारे पास, ठीक है? वो जो जब भी तुम कर्व ड्रॉ करोगे इस एक्स प्लेन पे और वाई प्लेन पे, तुम्हारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इंड्यूस होगी, और वो क्या है भाई साहब, कि उसके लिए एक फॉर्मूला होगा अपने पास, एक इक्वेशन होगा, ठीक है? और दूसरी पॉइंट क्या है, कि जब हमारे पास ये इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में 100% इस एक्स और वाई की इन्वॉल्वमेंट होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना तो
कितना दूर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब चलो, यस सर, किसी को दिक्कत? क्लियर। तरुण, कोई दिक्कत नहीं? अंकित, अभी तक कोई दिक्कत नहीं? अंकित, हेलो, यस सर। नो प्रॉब्लम? नो सर, समझ आ रहा है। ओके, नाउ ट्राई टू सी, जब हमें ये पूरी वैल्यू पता चल गई, अब देखो मैंने क्या लिखा है, y इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस 1। सो मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ, देखो ये कांस्टेंट तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि c जो क्या है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वो तुम कुछ भी वैल्यू फिक्स कर सकते हो। तो हम अपने नॉर्मल केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, c की वैल्यू अभी 0 कंसिडर कर रहा हूँ। सो y इक्वल टू mx होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं लिखता हूं, लेट सपोज y इक्वल टू 2x लिख दिया, ठीक। अब नोटिस करो, अगर तुमने y बाई x रेशियो लिया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2। सो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है यहाँ पे वो x से 2 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं? क्लियर, समझ में आ रहा है ना? मतलब y की जो वैल्यू है वो x से कितने टाइम्स ज्यादा है? 2 टाइम्स ज्यादा है। अगर मैं इसी चीज को ड्रॉ करूं, y इक्वल टू 2x अगर मैं ड्रॉ करता हूं, अच्छे से समझना, x y, हमारे पास रिलेशन क्या है गाइस, y इक्वल टू 2x, बॉक्स ले लो, ओके। सो x y, सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। सो लुक ओवर हियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, फर्स्ट कंप्लीटेड। दूसरा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। थर्ड, x की वैल्यू हाउ मच, 2, y की वैल्यू कितनी, 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है। when you will join it again you are going to get a straight line. Now what does this representing, what is this representing, y equal to 2x? तो एक ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या कि the rise of y is 2 times more than x? Can I write this line or not? Tell me yes or no. अब बताओ, क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूँ क्या कि the rise of y is 2 times more than x? Can I write this or not? Tell me. Hitesh, Yuvraj, Ankit, Tarun, and Yes, sir. Ahmad. I can write this. I can write this particular line or not? Tell me. The rise of y is 2 times more than x. मतलब जो y है भैया वो 2 टाइम्स ज्यादा चढ़ रहा है। मतलब जैसे एक मान लो एक लैडर है, ठीक है, तो y जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा उस लैडर पे चढ़ रहा है एज कंपेयर टू x डिस्टेंस। यस और नो? कैन आई से दैट नॉट? टेल मी यस और नो। समझ में आ रही है ना बात? तो इसका मतलब क्या यस है, सर। तुम वो बंगलो देखो, बंगलो, बंगलो में क्या होता है, ऐसे स्लोप बना रहता है ना, दोनों तरफ से ऐसे स्लोप बना रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ही बोलते हैं ना भाई साहब? यस और नो? यस सर। सो उस स्लोप पे क्या होता है, यस सर। पार्टिकल्स अगर रखोगे तो नीचे की ओर ट्रैवल करने लगेंगे। ए, हाँ, पार्टिकल्स नीचे की ओर ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर इस साइड भी अगर पार्टिकल्स को रख दोगे तो पार्टिकल्स नीचे की ओर खुद पे खुद गिरने लगेंगे। अगर किसी चीज को ट्रैवल करना है ऊपर की ओर तो वो हार्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो यहाँ पे देखो सेम सेम चीज हो रहा है, y जो है वो 2 टाइम्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू x, तो ये क्या कर रहा है, राइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? So actually this 2 is representing what? This 2 is representing you some kind of slope of the curve. What it is representing, guys? It is representing slope of the curve. Means how much, like, try to see this. अगर मान लो यहाँ पे मैं 0 पुट कर दिया, like y equal to 0 into x पुट किया, तो जो तुम्हारे पास ग्राफ होगा एक्स वाई का कैसा हो जाएगा? y 0 है ना हरदम, मतलब कुछ भी x की वैल्यू पुट करूं, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो जो कर्व आएगा तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कर्व आएगा, एक फ्लैट कर्व आएगा गाइस। कैसा कर्व आएगा? एक फ्लैट कर्व आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? सो यही पॉइंट है, यही मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप का मतलब क्या हुआ, आइदर राइजिंग अप or rising or coming down. Okay, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? टेल मी। यस सर। एक Yes, बार sir. यस सर। क्लियर हुआ? युवराज क्लियर? Yes, sir.
अंकित ओके ना, तरुण ओके, Yes, sir. एंड अहमद ओके और नॉट, अंकित ओके ना, ठीक है। तो देखो मैं Yes, sir. पहले ही क्लियर कर दिया कि क्या है भाई साहब, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो वो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, देन उसके अंदर स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अगर एक्स वाई जब एकदम से फ्लैट लाइन मिल जाएगा, नाउ जब तुम्हें इस तरह से राइजिंग अप वाले कर्व्स मिलेंगे, राइजिंग अप ऊपर जाएगा, राइजिंग नीचे होगा, तो उसमें हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे एक्स के साथ, उसको उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, because it is deciding that how much fast this y should rise or how much slow this y should rise as compared to x. अगर मैं लिख देता हूँ y is equal to half of x, that means what, y is actually 0.5 times of x, that means what, y is slowing down with respect to x, yes or no? So वहां पे y क्या करने लगेगा, slow down होने लगेगा as compared to x, got it or not? So this aim is a very much important factor in deciding the curve of a straight line, okay or not? So aim is called as slope, and it is going to decide you how much fast y should rise and how much slow y should rise, got it or not? So now try to see, देखो इस y और x के लिए लेट सपोज तुम्हारे पास इस पॉइंट पे तुमको x और y की वैल्यू पता है, सॉरी मेरे को अलग पिंक लेने दो, ब्लैक, ओके। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हें क्या पता है भाई साहब, इस पॉइंट का x, y कोऑर्डिनेट पता है। Now you want to know that what is the slope, like how much this y has rise with respect to x. तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से सीधा ऐसे ड्रॉप करना भाई साहब पॉइंट्स, एंड इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर देना, और तुम इनके बीच में एंगल निकाल देना, ठीक, या तो तुम डाउन तक ले सकते हो या कुछ भी। सो यहाँ पे नोटिस करो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राई करना, देखो ये क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो y होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल, एंड x इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, बेस फॉर द पर्टिकुलर एंगल थीटा और नॉट। सो इस थीटा को मैं लिख सकता हूं ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास y, और बेस क्या हो गया तुम्हारे पास x, बट y by x तो हमारे पास एक अनदर टर्म है व्हिच इज कॉल्ड एज m, यस और नो, टेल मी। प्रीवियस प्रीवियस पेज में नोटिस करो, जो y by x अगर मैं लेता हूं तो वो एक मेरा नया टर्म है ना व्हिच इज m, m इज कॉल्ड एज स्लोप। सो अगर तुम लुक ओवर हियर, यहाँ पे मैं इस y by x इक्वल टू tan थीटा को इक्वल टू m भी लिख सकता हूँ ना, तो देखो तुम्हारे पास एक अच्छा रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया भाई साहब, कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक घर है, घर में अगर तुम्हारे पास इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y पता है, और तुम इस एंगल थीटा को कैलकुलेट कर लेते हो, तो तुम्हें क्या मालूम चल जाता है, स्लोप मालूम चल जाएगा उस हाउस का। क्लियर बात पता चली कि नहीं पता चली, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, हेलो, Yes, sir. एकदम से क्लियर है, युवराज Yes, sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हितेश, हितेश, Yeah. तरुण ओके और नॉट, Yes, sir. अहमद ओके। सो लाइक तुमने Yes, sir. हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था ना क्लास 10th में, कि भैया अगर मान लो एक पोल है, Yes, sir. एक पोल है, तो उस पोल के पास तुम कैलकुलेट कर देते, अरे भैया शैडो आ रहा है तो ये एंगल थीटा है, दिस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस यूज कर दिया तो तुम्हें हाइट और डिस्टेंस की रिलेशन मिल जाती थी। बट उस हाइट और डिस्टेंस के बीच में तुम पोल, एक एक जो शैडो गिरता था वो एक हाइपोटेन्यूज स्ट्रेट लाइन होता था कि नहीं होता था? तो कभी तुमने सोचा कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उस स्ट्रेट लाइन कितना फास्ट कितने एंगल पे गिरेगा, वो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो tan थीटा के हिसाब से। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस लगा दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि वो जो पोल है और वो जो शैडो है वो कितने एंगल्स पे फॉल करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? सो दिस इज द मेन रीजन टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रेट लाइन। सो क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो कोई भी तुमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, ठीक, जैसे ये अपन की स्ट्रेट लाइन हो गई, ओके। नाउ दिस स्ट्रेट लाइन इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, अगर मान लो ये मूविंग अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स विच एवर केस यू वुड टेक। नाउ इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P which has coordinate x, y, तो तुम क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट सिंपल दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू y by x, और जब y by x मिल गया तो तुम्हें m मिल जाएगा, m which is called as slope,
which is going to tell you how much fast y is changing with respect to x. क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ ना? इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं? एकदम से सर Yes, sir. एकदम बस इतना ही दूर तुम्हें समझना था स्ट्रेट लाइन के बारे में और स्लोप के बारे में कि व्हाट दिस स्लोप इज नोन एज. ओके, नाउ ट्राई टू सी. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या है? तो सर्कल का या फिर पैराबोला. ठीक, now try to see. Second equation is in form of like y is equal to like see try to see this. जब हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कंसीडर किया गाइस, तो वो किस तरह का इक्वेशन था? देखो x का पावर 1 है कि नहीं है? लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? भैया लीनियर इक्वेशन है बिकॉज़ द पावर ऑफ x इज 1. नाउ आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द पावर ऑफ x. सो फर्स्ट थिंग आई गेट एज like I write y equal to mx square. Got it or not? मैं only 1 डिग्री पावर इंक्रीज किया. सो अगर मैं इसको लिखता हूँ y equal to mx square, सो इसकी ग्राफ कैसी होगी तुम्हें बतानी है. x and y. Can you tell me anyone? कैसा होगा ग्राफ? अगर तुम्हें नहीं पता नॉन लीनियर पैराबोला. so They're decreasing. okay, so you just put 1 y equal to 1 x square. ठीक, बॉक्स ले लो भाई साहब. बॉक्स में क्या करो, x और y अगेन मेरे जैसा काम करो. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0. x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 1 है. x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +1 हो जा रही है. ठीक, दूसरी पॉइंट नोटिस करना, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 के लिए भी सिमिलर वैल्यू है. मतलब अगर मैं x की ये पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करूं और ये जो x की जो नेगेटिव वैल्यूज अगर मैं कंसीडर करूं, दोनों के लिए मेरे को क्या मिल रहा है? सिमिलर y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बट x की वैल्यू अगर 0 है तो y की भी वैल्यू 0 आ रही है. सो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये किस तरह का कर्व मिलेगा मेरे को? इस तरह का कर्व मिलेगा ना? इस तरह का कर्व मिलेगा गाइस, इस तरह का कर्व मिलेगा. नोटिस करना ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है. क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि y की वैल्यू जब x की वैल्यू जब 1 है, y की वैल्यू 1 हो जा रही है. x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 4. जब x की वैल्यू मैं 3 कंसीडर करूंगा तो y की वैल्यू 9 हो जा रहा है. तो इसका मतलब क्या है? जो कर्व जो चेंज हो रहा है दो दो पॉइंट्स के बीच में, वो थोड़ा फास्ट चेंज हो रहा है. क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इतना तो यस और नो टेल मी. क्लियर हुआ? हितेश, यस सर. सुजीत, Yes, sir. अंकित, Yes, sir. अहमद. नाउ ट्राई टू. सर अब देखो इसमें सर बड़ा मस्त एक्सक्यूज मी सर. मजेदार. हाँ हाँ, अहमद नहीं समझ में आ रहा है? सर वो नॉन लीनियर है सर. हाँ ऑफ कोर्स नॉन लीनियर होगा ना अहमद. क्यों नॉन लीनियर होगा? क्योंकि हाँ इसकी सर. पावर्स एक्स्ट्रा है कि नहीं है? तुम खुद नोटिस करो. देखो यहाँ हाँ पे सर है. जो वन वन के बीच में और 1 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में नोटिस करना, जो x2 माइनस x1 आ रहा है वो कितना है? 1 है. लेकिन y2 माइनस y1 वहां पे कितना हो जा रहा है? 3 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? जीरो. इस वाले हाँ वैल्यू में सर. और इस वाले वैल्यू में, यस और नो? हाँ और सर. और अगर जब मैं x और y ये वाला कंसिडर करूंगा तो इसके बीच में लाइक x3 माइनस x2 अगर करूंगा तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 हो गया. बट अगर मैं वहीं पे y3 माइनस y2 कर दूंगा तो 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5. सो ये गैप फाइव. ये जो गैप्स आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जब गैप डिफरेंट हो गया तो हाँ तुम्हारा कर्व कैसा हो गया? नॉन लीनियर कर्व हो गया, है ना? तो नॉन लीनियर कर्व हाँ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरह से नॉन लीनियर कर्व की तरह ड्रॉ करेंगे. गॉट इट और नॉट? हाँ, हाँ सर. बट स्टिल यू ट्राई टू सी. बच्चे यहाँ पे नोटिस करना कि भैया ये कर्व इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है कि नहीं दोनों तरफ से. तो अगर हमें फाइंड करना होगा, अगर हमें तुम्हें अब तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूटिलाइज होगा. अच्छे से देखना कि जब मैं बोलता हूँ कि ये जो कर्व नॉन लीनियर कर्व है, देखो तुम्हारे पास अगर स्ट्रेट कर्व था तो तुमने भाई एम निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया और तुम्हें टेंजेंट मिल गया. और टेंजेंट जैसे ही मिला तुम बता दिए कि अरे चचा ये तो कर्व इंक्रीजिंग है, ये कर्व डिक्रीजिंग है. तो जैसे मान लो अगर मेरे को चोरी करना है, ठीक है, मैं क्या सोचता हूँ मेरे को चोरी करना है भाई साहब, और हितेश के घर में बहुत सारे पैसे हैं. हितेश, हाँ, तो ठीक है हितेश, बुरा मत मानना भाई, मैं रियली में चोर नहीं हूँ, ठीक है. तो हितेश के घर में चोरी करने के लिए जंप मारता हूँ. तो मेरे को लगता है अरे भाई हितेश का जो घर है वो इस तरह से स्लोप है. तो मैं सोचता हूँ कि अगर जंप मारा तो मैं स्लाइड करके नीचे उतर सकता हूँ, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए मेरे को रस्सी की इस्तेमाल करनी पड़ेगी. तो कितने फास्ट से अगर मैं चढ़ूंगा
ताकि इजी रहेगा मेरे लिए, मतलब मेरे को ज्यादा थकावट महसूस नहीं होगी। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो मैं क्या करूंगा, सिंपल से स्लोप फाइंड कर लूंगा। स्लोप मेरे को बता देगा कि भैया मेरे को कितना फास्ट चढ़ना है, कितना तेज उतरना है, ताकि मैं आराम से मेंटेन करके बैलेंस करके चलते रहूं। लेकिन अगर मान लो उसका घर का छत कैसा हो भाई साहब, हितेश, बुरा तो नहीं मान रहे ना, उसके घर का छत कैसा हुआ, इस तरह से नहीं स्लोप सर। हुआ। अब ये कर्व का मैं कैसे स्लोप फाइंड करूंगा, या कुछ भी कैसे फाइंड करूंगा। तब यहाँ पे तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। सो लुक ओवर हियर, जैसे इस पॉइंट पे स्लोप क्या चीज बताएगा। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, तो ये टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज गोइंग टू टेल मी ना हाउ मच फास्ट y is increasing or decreasing with respect to x। ठीक है, तो ये जो चीज है ये टेंजेंट बताएगी, लेकिन ये टेंजेंट की कैलकुलेशन हम कहां से कर सकते हैं, ओनली पॉसिबल है, वो तुम्हें समझ में आएगा, वो डिफरेंशिएशन के थ्रू होता है। ठीक है, मैं आऊंगा पॉइंट पे, डिफरेंशिएशन कैसे यूटिलाइज करना है वो भी बताऊंगा। इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ मेरे को अच्छे से। युवराज, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर। नो सर। नो डाउट। अंकित, नो डाउट ना? हेलो अंकित, hey Ankit, नो सर। hey Ankit, what is there man, are you listening to music, huh? हेलो हेलो। नो सर। ओके, तरुण, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट। ओके, नाउ यू ट्राई टू सी। देखो ये तुम्हें y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर की ग्राफ मालूम चली। अगर मैं तुम्हें ग्राफ दे देता हूँ, ओके देखो ये मैं तुम लोगों को समझाने के लिए तैयार कर रहा था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, ये मैंने बताया था क्या, मैंने एक लेक्चर लिया था। ओके हाँ, ठीक है, नाउ ट्राई टू सी। ओके, okay, I'll go in the last one. 11, 14, 15, 16. Now look, try to see. देखो, अगर तुमसे मैं अगर पूछ दिया कि भाई ग्राफ ड्रॉ करो x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर का। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की प्लस माइनस वैल्यू के लिए, y की प्लस माइनस वैल्यूज के लिए, प्लस माइनस सम वैल्यूज, उसके लिए क्या होगा, x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, क्लियर है कि नहीं। अगर तुम नेगेटिव वैल्यू भी y का कंसिडर कर रहे हो तो वो x की वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी। So if I will try to draw this graph, what kind of graph I'm going to get with respect to x and y? This kind of graph I'm going to get. Okay, this time it is going to be a horizontal parabola. What this is called as horizontal parabola. उसको हम क्या बोलते थे, y इक्वल टू जो एम एक्स स्क्वायर था, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल पैराबोला। क्लियर? वर्टिकल पर। आर यू गाइस क्लियर और नॉट? टेल मी यस और नो। यस यस सर। सर, यस सर। यस। यस सर। ओके, लास्ट काइंड ऑफ ग्राफ इन द सर्कुलर पार्ट। अब देखो भैया, तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, बट ट्राई टू सी। अगर इफ यू हैव अ सर्कल, नाउ ट्राई टू सी दिस, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो इस सर्कल भैया, इस सर्कल का पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ट्राई टू नोटिस करना, ये जो पॉइंट है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से, इज इट चेंजिंग? नेवर, इट इज नॉट चेंजिंग ना। सो डी इज नॉट चेंजिंग। यस और नो? यस और नो? टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। If can you write the equation in D? Of course I can write this equation in D. I can write that D is equal to root over distance formula मैं लगा दूंगा। तो ये देखो, ये कोऑर्डिनेट पता है x, y, x1 एक y1 पता है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। सो मैं लिख सकता हूँ ना x माइनस ऑफ 0 स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 0 स्क्वायर। तो तुम्हें क्या मिलेगा रिलेशन भैया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और x अगर तुम्हें d यूज नहीं करना है, तुम लिख सकते हो y इज इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर, या फिर तुम कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? व्हाट इज द Yes, इक्वेशन sir. ऑफ सर्कल? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर तुम्हें अगर रेडियस अगर कोई भी पार्टिकुलर पार्टिकल की कोऑर्डिनेट पता है x एंड y, ठीक है, और तुमसे बोल दिया किसी ने कि बेटा तुम इसको सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ा दो जिसकी रेडियस कितनी होगी तुम बताओ, तो तुम वहां से कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में। मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा? देखो, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है? x इक्वल टू r cos थीटा होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है? r sin थीटा। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, नोटिस करो, ये क्या बन जाएगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यस और नो? टेल मी, यस और नो? सो अगर मैं r स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब? r स्क्वायर ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं पोलर कोऑर्डिनेट में कंसीडर किया हूं कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा होना चाहिए, y इक्वल टू आर साइन थीटा होना चाहिए, ये मेरी एजम्पशन क्या है? करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? करेक्ट है कि नहीं है भाई साहब? तो करेक्ट है। हम क्या Yes, कर sir. सकते हैं? x और y को d और r और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द मेजर कंक्लूजन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द ग्राफ्स। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस और नो बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Sir, D is equal to R है क्या sir? हाँ, d इक्वल टू r है। ऑफ कोर्स d इक्वल टू r हो जाएगा ना यहाँ पे, वेयर d इज हाँ इक्वल sir. टू ओके और ना? ये सारी बहुत सारी चीजें न्यू न्यू आज कुछ न्यू मालूम चला कि नहीं मालूम चला? पहले ये बताओ। हाँ sir, पता चला. ओके युवराज, न्यू Yes, sir. थोड़ा एलिन से डिफरेंट लगा कि नहीं लगा क्लास? Yes, sir. ओके अंकित, समझ में आया? Yes, sir. हितेश क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। तरुण? Yes sir, clear. ओके बस यही मेरे को समझाना था। अब आ जाओ अच्छे से, अब थोड़ा सा लिटिल बिट आगे बढ़ते हैं। लिटिल बिट आज ही आगे बढ़े या कल बढ़ेंगे ये बताओ? Sir, आज ही Yes sir. आज ही बढ़ जाए? Yes, sir. ओके सो देखो नोटिस करो, अब तुम्हारे पास यहाँ पे नोटिस करना, जितने सारे मैंने इक्वेशन लिखे हैं, जितने सारे यहाँ पे इक्वेशन में लिखते जा रहा हूं, एक मिनट चलो, ठीक है। हाँ नोटिस करो कि जैसे पैराबोला का इक्वेशन लिखा मैंने, क्या लिखा? y इज इक्वल टू mx स्क्वायर लिखा। दूसरी केस क्या लिखी भाई? स्ट्रेट लाइन का जब मैं इक्वेशन बनाया तो y इक्वल टू mx का इक्वेशन बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास, नोटिस करना, देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी वेरिएबल x है, कोई भी वेरिएबल y है और कोई भी वेरिएबल z है, या फिर कुछ भी वेरिएबल है, n नंबर ऑफ सच वेरिएबल्स है, ठीक, तो तुम इन तीनों वेरिएबल्स को यूज करके तुम एक इक्वेशन तैयार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स एन इक्वेशन वी विल रिप्रेजेंट। नाउ this equation which has involved all of these variables, okay, this equation which have involved all of these variables, this equation को क्या कर सकता हूं मैं? अगर xy कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करूंगा, if I represent these equations in xy coordinate, so they will, like, we will draw some curve over there or not? Tell me yes or no? Yes sir. क्या मैं लिख रहा हूं कि भैया अगर तुम्हारे पास क्या है, अगर तुमने कोई एक इक्वेशन बनाया n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को यूज करके, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कोई एक इक्वेशन है, ओके, लाइक यूजिंग n नंबर ऑफ दीज वेरिएबल्स तुम एक इक्वेशन तैयार कर रहे हो, देन दिस इक्वेशन में जितने सारे तुम्हारे पास वेरिएबल्स होंगे, अगर उनको तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई साहब? एक कर्व मिलेगा। हमने देखा ना, स्ट्रेट लाइन का एक कर्व था, एक पैराबोला का एक कर्व था, तुम्हारे पास सर्कल भी जब तुम चूज करते हो, एक्स और वाई का रिलेशन अगर चूज करते हो तो तुम्हारे पास क्या मिलता है? कर्व मिलता है। तो सिमिलरली अगर एलिप्स ड्रॉ करना हुआ तो तुम देखना, नोटिस करोगे एक्स वाई का कुछ रिलेशन है, हाइपरबोला का कुछ रिलेशन है। तो कुछ भी तुम अगर ड्रॉ करते हो भाई साहब, तो वो क्या होगा? वो इन्वॉल्व करेगा एक इक्वेशन। दैट इज क्लियर? क्लियर और नॉट? बट ट्राई टू सी दिस, मैं जितने सारे यहाँ पे इक्वेशंस यूज किया हूं, वहां पे एक चीज कॉमन है, मैं एक फिक्स्ड वेरिएबल यूज किया हूं कि नहीं किया हूं? बताना, यस ना गाइस? यस और नो? अंकित, तरुण, अहमद? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. मैं इतने
जितने सारे इक्वेशंस यूज किया हूँ वो क्या है भाई, यहाँ पे जितने सारे मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं सारे के सारे ग्राफ्स में मैंने एक चीज फिक्स रखी है और वो है तुम्हारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नाउ दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। तो देखो इक्वेशन तो सही है भैया, इक्वेशन आपने बोल दिया सर, अगर मान लो आपके पास वेरिएबल है, देन आपके पास अगर इक्वालिटी की साइन है और एलएचएस और आरएचएस है, तो आपके पास क्या है भैया, इससे मिलता है मेरा एक इक्वेशन। सो आई कैन राइट लाइक x प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 3z² whatever it is equal to 0 equal to 7, I can write like this or not. So these are examples of what my equations. But I can do what, I can take first thing a fixed number of variables. Okay, what I can do, I can take fixed number of variables. When I have taken fixed number of variables, I can do what, I can form an equation out of these fixed number of variables. Okay, and then this equation will be called as, this kind of equations are called as functions. क्या कहते हैं भाई साहब, फंक्शन कहते हैं। सुनो, मतलब तुम्हारे पास इक्वेशन है, तुम n नंबर ऑफ वेरिएबल चूज कर लिए, ठीक है, उसको इक्वल टू 0 7 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि तुम क्या करो, उन वेरिएबल्स में से सेलेक्ट करो वही वेरिएबल, जैसे मान लो तुमने सेलेक्ट किया कि भैया मेरे पास सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, व्हाट आई डिड, आई सेलेक्ट वन सिंगल वेरिएबल x, ठीक है। मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग सो मेनी रैंडम वेरिएबल्स, मैंने क्या किया, एक सिंगल वेरिएबल x यूज किया। अब इस x को लेके मैं दो तीन इक्वेशन फॉर्म कर दिया। जब सिंगल वेरिएबल लिया तो इक्वेशन कैसा होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x क्यूब और x क्यूब x टू द पावर ऑफ 5, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लेके मैंने 0 इज इक्वल टू 0 ऐसा ऐसा इक्वेशन फॉर्म किया। नोटिस करना इन सारे इक्वेशन में एक चीज बहुत बड़ी कॉमन है कि जो वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ वो एक सिंगल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ और उसका नाम क्या है भी x। तो जब मैं इस तरह से वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के ऊपर या जब फिक्स्ड वेरिएबल के ऊपर जब मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगा, तो दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शन। व्हाट दिस विल बी कॉल्ड एज गाइस, दिस विल बी कॉल्ड एज Function. फंक्शन। Function. Are you able to get me or not? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. युवराज ओके, Okay, sir. अंकित कंप्लीट, ठीक है ना। तो देखो अब Yes, sir. प्रॉपर्टीज क्या है, देखो फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास लेट सपोज कोई एक फिक्स्ड वेरिएबल है x, ओके, सो फंक्शन विल बी, अगर तुमने कोई इक्वेशन बनाया, इक्वेशन ऑफ x क्रिएट किया, दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ x। क्या बोलूंगा मैं उसको, फंक्शन ऑफ x बोलूंगा, क्योंकि वो जो इक्वेशन है वो क्या है, फंक्शन है ऑफ विच काइंड ऑफ वेरिएबल, फिक्स वेरिएबल। अगर मान लो तुम्हारे पास फिक्स वेरिएबल क्या चूज करते हो, y, तुमने इक्वेशन बनवाया, इक्वेशन ऑफ y की बनवाया, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज f ऑफ y। so look over here, अगर मैं लिखता हूं y is equal to x square plus 2x plus और 3, तो इधर RHS में सिंगल वेरिएबल रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं y is equal to what, भाई साहब, फंक्शन ऑफ x। इज इट ओके और नॉट, टेल मी यस और नो, यस और नो। Yes, sir. अगर इक्वेशन बनाया z is equal to x square plus of y square plus of 2xy plus of 3, नोटिस करना कि जो RHS है उसमें दो वेरिएबल्स है कि नहीं है, x और y, यस और नो। तो तुम लिख सकते हो कि z is a function of x, y। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Two variables, sir. क्लियर है, Sir, हाँ बोलो अहमद। sir, वो two variables का है, sir. हाँ ये जो होगा, देखो पहले मैंने क्या किया, सिंगल वेरिएबल फिक्स किया, तो मेरे पास क्या हुआ, f ऑफ
उन सिंगल वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन आ गया f of x f of y। लेकिन जैसे ही मैं वेरिएबल्स दो कंसीडर करूंगा, जैसे x और y कंसीडर करूंगा, तो जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो फंक्शन ऑफ टू सिंगल वेरिएबल्स बन जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे अनदर वेरिएबल आरएसएस में तुम यूज नहीं कर सकते हो जब लिख दोगे f of x, y। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार? वेरिएबल से रहते हैं सर। क्या क्या? सर हाँ बताओ, समझ में आया कि नहीं यार? सर समझ में आया सर, लास्ट फाइनल खाली 2 वेरिएबल्स ही रहेंगे कहाँ पे? सर, वहां पे खाली 2 वेरिएबल्स ही फाइनल रहेंगे सर। हाँ, टू वेरिएबल्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म किया है दो वेरिएबल को चूज करके, दो फिक्स्ड वेरिएबल को चूज करके, ठीक है। सर अगर 3 दिए तो 3 भी हो सकते हैं सर। हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुमने ऐसा इक्वेशन बनाया, लेट सपोज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस समथिंग 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 इज इक्वल टू 0, बट तुमने वेरिएबल इसमें कितना यूटिलाइज किया है? तीन वेरिएबल यूटिलाइज किया है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ x, y, z। डू नॉट राइट इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, याद रखना दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x y z, ओके। This is totally different thing and this is totally different thing. You have to write, if you use three variables, you will have to write x, y, z. Clear हुआ कि नहीं? यस सर, क्लियर हो। Yes, sir. अंकित, युवराज, क्लियर है? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. हितेश, क्लियर है? यस सर। तरुण, perfect, okay or not? Yes, sir. Yeah, these are my good guys. That's why I told you guys will prepare for J Advanced. This is the perfect J Advanced course, okay? Now look over here. अभी तक for you guys you have to consider only function in one variable, okay? Function in one variable we have to study, and when we will be studying we'll be taking different example, okay? So function in one variable का बहुत सारे example आएगा, मतलब हम क्या करेंगे, mainly choose करेंगे x as one fixed variable और उससे form क्या करेंगे अपन के equations form करेंगे, and in that equation we'll put different values of x and we'll try to calculate many things, many results will come over there. So देखो, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? फंक्शन ऑफ x तक कंप्लीट कर लिया। अब आएगा तुम्हारा टॉपिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा कल तक का वेट, ओके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं जितना आज मैं सिखाया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट 1 मिनट, वीडियो स्टॉप।